हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो पर हम लोग जानने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। ये टॉपिक जो है दोस्तों आपको पढ़ना है जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 में। इसके अलावा जो है ये टॉपिक आपके लिए तब भी महत्वपूर्ण रह जाएगा जब आप किसी इस ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस पे पॉलिटिकल साइंस के विभिन्न बिंदुओं पर जो है आपको पढ़ना होता है। जैसे यदि आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस या फिर राज्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इसको जरूर से जरूर अपने ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी क्या है दोस्तों? डीपीएसपी का फुल फॉर्म ही होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको थोड़ा सा यदि हम इस वर्ड को समझते हैं, ठीक है, पहले तो थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें लिखना क्या होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब कि ये एक ऐसा तत्व है या ऐसा निर्देश है, ठीक है, जो डायरेक्ट करती है। क्या करती है? डायरेक्ट करती है, बताती है कि डायरेक्ट करना कहने का मतलब क्या है कि किसी को बताना कि तुम ये करो, तुम ये करो। तो ये किसको डायरेक्ट करेगी? स्टेट पॉलिसी को। किसको? स्टेट पॉलिसी को। कि राज्य के जो भी नीतियां बनेंगी उसको जो है ये क्या करेगी? डायरेक्ट करेगी। क्या अभी भी नहीं समझ में आया? चलिए थोड़ा सा टूटे फूटे लैंग्वेज को हटाते हैं, एकदम सटीक लैंग्वेज में बोलते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी युक्ति है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कभी भी कोई भी स्टेट पॉलिसी बनेगी, कभी भी कोई सरकार जो है क्या करेगी? नीति बनाएगी, नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, तो जो है इन चीज़ों को, इन मुख्य बिंदुओं को जो है अपने ध्यान में रखेगी। तो वो जो डायरेक्ट करने का काम करता है ये डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही करता है। समझे आप? यानी कि यदि आपको मान लेते हैं कि मैंने एक कॉपी दिया, ठीक है, एक कॉपी दिया और उसको समझाते हुए कहा कि इस तरीके से कॉपी चेक करते हैं, यानी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, यही डायरेक्टिव हुआ। ठीक है, डायरेक्ट करना। ठीक है, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि बाबू इस तरीके से कॉपी चेक करना, इन इन बिंदुओं को देखना है। उसके बाद मैं आपको 100 कॉपी दे दूंगा और बोलूंगा कि इसी आधार पर, इसी बेस पर तुमको क्या करनी है? कॉपी चेक करनी है। तो बस यही है डीपीएसपी। खत्म। कहने का मतलब है जो भी स्टेट पॉलिसीज बनेंगी, जो भी नीति नियम कानून बनेंगी, वो किस आधार पर बनेगी, किस बेसिस पर बनेगी, उसी को जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर रखा गया है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, चलिए इसके परिचय को समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे संविधान जो निर्माता थे, ठीक है, या फिर सलाहकार थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सलाह दिया कि हमें जो है लोगों के अधिकार के लिए जो है आगे आना है। तो हम जो है दो तरह के मूल अधिकार को रखेंगे। संविधान जब ये लोग बना रहे थे तो कितने तरह के मूल अधिकार को रखेंगे? दो तरीका के मूल अधिकार को रखेंगे। एक होगा जो हमें तुरंत जो है क्या करना है, इनको संविधान के साथ दे देना है, और दूसरा ऐसा मूल अधिकार होगा जो कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इनको मिलते रहेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो तुरंत दिया जाने वाला मूल अधिकार था, जिसको आपने इससे पहले ही पढ़ा, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, वो भाग 3 में पढ़ा। ठीक है, और ये जो है ये भाग 4 में ठीक इसके बाद जो है रखा गया है, और इसमें ये बताया गया है कि आने वाले समय में आपको देश कैसे चलाना है, कानून कैसे बनाना है, नियम कैसे लानी है, नीति कैसे लानी है। कहने का मतलब उन लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इस आधार पर जो है, हम रहें या ना रहें, हम लोगों को ऐसी पॉलिसी बनाकर जाना है, हम लोगों को ऐसा प्रिंसिपल बनाकर जाना है कि आने वाले समय के जो भी राजनीतिक पार्टियां होंगी, जो भी सरकार होगी, वो लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए क्या करेगी? ये सारे बिंदुओं पर कार्य करेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आता होगा। सवाल ये है कि ये जो अधिकार इनको दिए जा रहे थे, जो अधिकार इनको नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत दिया गया, वो एक ही साथ क्यों नहीं दे दिया गया? तुरंत क्यों नहीं दे दिया गया? देखिए उस समय देश की स्थिति जो है थोड़ी कमजोर थी, थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा कमजोर थी। ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी थी, असमानता थी, अमीरी गरीबी, कास्ट सिस्टम था। ठीक है, और यहाँ पे लोग जातिवाद में बटे हुए थे, और आर्थिक विकास करना जो है यहाँ उस समय संभव नहीं था। यहाँ पे मुद्रा की कमी थी, पैसे की कमी थी, एक बजट की कमी थी। तो एक ही साथ जो है इस तरीका का जो अधिकार है वो इनको दिया जाना संभव नहीं था, इसलिए जो है इन्हें फ्यूचर के लिए रखा गया। और आज भी जो है इन निर्देशक तत्वों के आधार पर यहाँ
सरकारें कानून बनाती हैं और ये सारी चीज़ें जो है नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाती हैं। ठीक है, अब नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो एक ऐसा सिद्धांत है, हम कह सकते हैं कि जिसमें फ्रेमवर्क जो है, एक ढांचा तैयार करके इनको दिया गया कि आप आने वाले समय में किस तरीका के कानून बनाएंगे, किस तरीका से देश चलाएंगे, किस तरीका से लॉ बनाएंगे, यही है नीति निर्देशक सिद्धांत। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आप समझते हैं कि किस तरीका से इसके आंसर को, किस तरीका से, यदि आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आप अपने सेमेस्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है दोस्तों परिचय से, किसी भी प्रश्न की शुरुआत करना है परिचय से, यानी आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या है ये, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में जो है ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो चलिए मेन पॉइंट्स को मैं आपको समझाता हूँ, बारीकी से समझेंगे, सरल भाषा में समझेंगे। और रही बात बर्डन जो है, अपने दिमाग पर जो है भार बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये यदि हार्ड है तो इसको समझने के बाद ये आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगा। तो परिचय, किसका परिचय पढ़ने वाले हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत का, जिसे आप लोग क्या कह सकते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है? तो जो है दोस्तों ये भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक भाग 3 के बाद, ठीक है, ठीक भाग 3 के बाद जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, कितना? अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है उल्लेख या वर्णन मिलता है, वर्णन किया गया है। इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाकर राज्य जो है किस तरीका से कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकती है, उसके बारे में इसमें समझाया गया है। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत ही अच्छा सा लाइन कहा था कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य है जनता का कल्याण करना। क्या करना? अभी तो मैंने समझाया ना, भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे? बाबा भीमराव अंबेडकर भी तो यही चाहते थे, इनको ऐसा अधिकार मिले आने वाले समय में कि इनका जो समस्या है, इनकी जो भी समस्या है वो दूर हो सके, इनका कल्याण हो सके। तो इन्होंने भी वही चीज़ कहा था कि ये इसका उद्देश्य है जनता का कल्याण करना। ठीक है, अब ये लिया किससे गया है? आपने देखा या फिर आपने समझा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में कि जो हमारा संविधान बना उसमें जो अनुच्छेद हैं या फिर किसी किसी प्रकार के जो अधिकार हैं, मूल अधिकार या फिर अलग अलग प्रकार के जो चीज़ें हैं, उसको दुनिया के विभिन्न संविधानों से जो है क्या किया गया है? संकलित किया गया है, लिया गया है, जमा किया गया है। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है उसको किसके संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। अब चलिए समझते हैं नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व इतना वास्ट है, यानी इतना बड़ा है, इसमें इतने अनुच्छेद हैं कि इसको जो है हम लोग अपने आसान करने के लिए, अपनी आसानी के लिए जो है इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, और ये जो वर्गीकरण है वो है समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी क्या होता है? जिसमें आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जहां पे समाज के स्तर पर लोग इक्वल हो, समाज के स्तर पर लोगों को समान अवसर दिया जाए, समाज के अवसर स्तर पर जो है लोगों को जो कार्य, जो भी चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी वो इक्वल होनी चाहिए, पुरुष स्त्री में भेदभाव नहीं होने चाहिए। यही तो है समाजवादी विचारधारा, और इसी विचारधारा के आधार पर जो सिद्धांत, जो पॉलिसीज बनेंगी उसी को कहते हैं समाजवादी सिद्धांत। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी जो है सत्यनिष्ठा, यानी गांधी, महात्मा गांधी जी को आप जान रहे हैं, जो कि हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता के रूप में भी माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और इन्हीं गांधी जी के विचारों पर चलना, उनके विचारों को जो है ध्यान में रखकर कुछ पॉलिसीज को जो है इस पर रखा गया है और उसी को कहते हैं गांधीवादी सिद्धांत। तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, इसमें उदारता के साथ जो है एकदम प्रेम पूर्वक जो है बौद्धिक तरीके से जो है सिद्धांत का जो है वर्णन मिलता है, इसलिए इसको जो है हम लोग बांटे उदारवादी सिद्धांत। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण, किनका वर्गीकरण? निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण बिल्कुल भी नहीं किया गया है, लेकिन इसकी दशा, इसकी स्थिति और इसकी दिशा को देखते हुए इसके आधार पर हम जो है इसे 3 वर्गीकरण करते हैं या फिर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, और ये 3 श्रेणियां ये हैं। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर आगे आएंगे। तो यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीका से इसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद हैं। हालांकि ये थोड़ा सा टफ है दोस्तों, लेकिन सही तरीका से आप कंसंट्रेट होकर जो है एक टॉपिक को पढ़ते हैं, अपना पूरा समय देते हैं उस टॉपिक को, तो यकीन मानिए दोस्त कि उस टॉपिक को समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो समाजवादी सिद्धांत के बारे में 2-4 लाइन यहाँ लिख देंगे कि ये ऐसा सिद्धांत है जिसमें समाजवाद के आलोक में इस सिद्धांत में जो भी पॉलिसीज दिए गए हैं, जो भी अनुच्छेद दिए गए, समाहित किए गए हैं। ठीक है,
इसमें जो है लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हुए इसका लक्ष्य है समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय देना, लोगों का कल्याण करना, लोगों के कल्याण करने के साथ राज्य की स्थापना करना, ये सारी चीजें इस पर हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसमें आधारित जो निर्देश हैं, जो अनुच्छेद हैं, वे कौन कौन से हैं। देखिए, बच्चे बहुत तरह के होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टाइप आंसर ढूंढते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइप आंसर ढूंढते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइंट वाइज चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सब्जेक्टिव जैसे लिखते हैं ना, एक साथ ऐसे ऐसे लिख दिए बस खत्म। तो यहाँ पे दोनों तरीकों से हम लोग देखेंगे। तो इसमें मैंने पॉइंट वाइज समझाया अलग अलग अनुच्छेदों को, आप अलग अलग अनुच्छेद की भी तैयारी कर सकते हैं यदि सही तरीके से नंबर चाहिए। यदि जो आपका कॉपी जाँच करेगा या करेंगे जो टीचर्स होंगे वे यदि इस तरीका के पॉइंट से जो है आपकी कॉपी को देखते हैं तो आपको सही मायने में आपकी कॉपी पर अधिक से अधिक अंक देंगे। तो इस तरीका से पॉइंट बनाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे कि बिना पॉइंट बनाए, क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पॉइंट याद ही नहीं होते हैं, तो बिना पॉइंट बनाए जो इस टॉपिक को कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 38 पर आते हैं, उसी के बाद आता है अनुच्छेद 39, उसी तरीका से आगे बढ़ते चला जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण के लिए एवं उसकी अभिवृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए क्या करेगी, काम करेगी, वही तो सामाजिक। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 39 में क्या किया गया है, राज्य आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी। आय की असमानता कहने का मतलब है कि राज्य में स्त्री या पुरुष सभी नागरिक को समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध करवाएगी। राज्य ऐसा कोशिश करेगी कि जो भी उत्पादन का साधन होगा, जो भी धन होगा, किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, ये जो है निरंतर क्या करते रहना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि निरंतर जो है यहाँ वहाँ विचरण करते हुए रहना चाहिए। ठीक है, अगला है पुरुष और स्त्री का समान रूप से कार्य जो भी चीज़ें होंगी या फिर कोई भी इक्वल काम, जो पुरुष जो काम कर रहा है स्त्री वही काम कर रही है, तो उसका जो वेतन होगा वो बराबर मिलना चाहिए, ये इस पर कहा गया है। और बच्चों का स्वतंत्रता, उसकी गरिमा, ये सब सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए, उनका विकास करने का जो है एक अवसर जो है वो देगी, ये इस पर कहा गया है। ये सारी चीज़ों जो है यहाँ पे बनाकर जो हमारे संविधान निर्माता जो थे उन्होंने ये सभी चीज़ों को कहा कि आने वाले दिन में ये सारी चीज़ें, या फिर यदि आप कानून बनाएंगे तो इन चीज़ों को पॉइंट रखते हुए, इन फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएंगे, और ये सारी चीज़ें इस पर थी। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 41 में कहा गया कि राज्य के लोगों को काम पाने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने में जो है ये क्या करेंगे, सहायता देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, जो रोगी हो जाते हैं, जो बीमार से ग्रस्त होते हैं, जो असहाय होते हैं, उनको भी उस स्थिति में राज्य क्या करेगी, उसकी सहायता करेगी। उसके बाद अनुच्छेद 42 क्या कहता है, इसमें यह कहा गया है कि ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रसूति होती है, कहने का मतलब जो डिलीवरी का जो केस होता है उस पर जो है मातृ लाभ सहायता जो है इसमें प्रदान किया जाएगा, इसमें यह कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है अनुच्छेद 43 कहता है कि इसमें जो भी राज्य स्तर पर जो भी कुटीर उद्योग होंगे, जो छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे हाथों से जो सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, जैसे कह सकते हैं हम लोग टोकरियाँ बनाना, ठीक है, या फिर बांस के अलग अलग चीज़ों को बनाना, लकड़ी से कुछ बनाना, पत्थर से कुछ बनाना, ये कुटीर उद्योग जो होते हैं उसका क्या करना है, बढ़ावा देना है। उसके बाद 43 में कहा गया है उद्योगों में श्रमिकों को जो है भागीदारी देना। उसी तरीके से अनुच्छेद 47 में कहा गया स्वास्थ्य में सुधार करना। तो ये सारी चीज़ें इस पॉइंट पर आप लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाइज यदि आपको लर्न होता है तो बेहद अच्छी बात है, और यदि नहीं होता है तो केवल आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, वो समझाते हैं कि समाजवादी सिद्धांत समाज को एक अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए जो है बहुत सारे तत्वों को हमें प्रदान किया गया है, जिसमें मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। इसमें यह कहा गया कि समाज के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए हमेशा काम किया जाना चाहिए, उसी के आधार पर कानून बनाया जाना चाहिए, राज्य के आय की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और हमारे क्षेत्र पर, हमारे राज्य पर स्त्री पुरुष पर भेदभाव ना किए बगैर जो है इनके जो भी काम होंगे, यदि ये समान काम कर रहे होंगे तो उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। लोगों को यदि वे वृद्ध हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनको उस स्थिति में राज्य क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी, और जो है राज्य में काम करने के लिए और उद्योगों में जो है मजदूरों की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए ये सारे नियम जो है इस पर रखे गए हैं। साथ ही साथ इसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा देने का बात कहा गया है। तो इस तरीके से जो है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को और बढ़ा लेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर यदि इसको आप अनुच्छेद के द्वारा बताना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
अगला जो यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे गांधीवादी सिद्धांत। क्या बनाएंगे? गांधीवादी सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था टोटली गांधी के विचारधाराओं पर चलता था, ठीक है, विचारधाराओं पर चलाया गया है, ठीक है। इसमें जो हम समझेंगे कि जिस तरीका से गांधी जी अपना राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय जो है उनके दिमाग में जो भी सपने थे कि हम ये सपने देखते हैं आने वाले दिन में हमारा भारत देश ऐसा होगा, हमारे भारत देश का निर्माण कुछ इस तरीका से किया जाएगा, उन सभी सपनों को साकार करने के लिए कुछ विचारों को जो है गांधी जी के कुछ विचारों को इसमें ऐड किया गया। तो चलिए समझते हैं गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित निर्देशों को, जो कि कहाँ है? अग्रलिखित हैं, ठीक है, यानी कि आगे लिखे हुए हैं। तो अनुच्छेद 40 इसमें आता है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन, हर एक ग्राम में ग्राम पंचायत के गठन को और स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने का जो है क्या करती है? बात कहती है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना, भी मैंने आपको समझाया था। अनुच्छेद 43 भी सेम है। अनुच्छेद 43 का जो ख है वो सरकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, मतलब जो भी प्रकार जो ऐसी समितियां जो सरकारी समितियां होंगी उनका स्वैच्छिक मतलब खुद के इच्छा से जो है उनका गठन किया जा सकता है, उनको चलाया जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? इसमें यह कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए काम किया जाना है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया जाना है, उनके शिक्षा को आगे ले जाने का यानी शिक्षा का अवसर देने का काम करना है ताकि ये आगे बढ़ सकें। उसके बाद जो है दोस्तों अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो नुकसानदायक पदार्थ हैं जैसे शराब, नशीली दवाइयाँ या फिर डुप्लीकेट दवाइयाँ, ये सारी चीज़ों को क्या कर देना है? प्रतिबंध लगा देना है, मतलब रोक लगा देना है। ये अनुच्छेद 47 कहता है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कि जो भी दुधारू पशु हैं जैसे कि गाय, बकरी, ये पशुओं को जो है बलि जो चढ़ाया जाता है उस पर रोक लगाया जाए, जिस पर जो है अभी हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री है भारत देश के माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने भी इस ये में जो है कड़ी में बहुत बड़ी जो है एक योगदान दिया है कि जो भी गौ हत्या होते हैं उनके बलि पर जो है रोक लगाया जाए, साथ ही साथ इनके प्रोत्साहन पर बल दिया जाए, ठीक है, यानी डेयरी फार्म खोला जाए, इस तरीके से चीज़ों को बल दिया गया है। अगला देखेंगे उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो कि लास्ट हमारा है, और इसमें जो है दोस्तों मैंने कुछ अलग ही कलर के पेन का इस्तेमाल किया, आप ब्लू कलर का ही इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक और ब्लू ये अच्छा कॉम्बिनेशन है एग्जाम लिखने के लिए, ठीक है, आप अपने से किसी भी प्रकार का कोई तिगड़म बुद्धि नहीं लगाएंगे। तो इस श्रेणी में उस सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो कि उदारवादिता की विचारधारा पर क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। चलिए देख लेते हैं इनके अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 में भारत के जितने भी राज्य हैं, समस्त राज्य हैं, उनके क्षेत्र में नागरिकों को समान मतलब इक्वल सिविल संहिता देना, ठीक है, क्या देना? इक्वल सिविल संहिता देना। उसके बाद अनुच्छेद 45 कहता है कि जो भी बालक हैं, जो भी बच्चे मतलब बाल्यकाल में होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क यानी फ्री में और कंपलसरी शिक्षा देना यानी प्राथमिक शिक्षा देना। अभी आपने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा, बहुत सारे सरकारी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं जहाँ पर इस तरीका से शिक्षा कार्य दिया जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 48 जिस पर जो है ये कहा गया है कि कृषि और पशुपालन से संबंधित जो भी कार्य होंगे उस पर आधुनिकता के साथ और वैज्ञानिककरण करते हुए जो है इस पर बल दिया जाना, मतलब जो प्राचीन कृषि है उसको छोड़ते हुए जो आधुनिक तरीके से कृषि कार्य को अपनाना ही क्या है इसमें रखा गया है। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण, जैसे पर्यावरण संरक्षण में वन्य अभ्यारण्य हो गए, वन हो गए, जंगल हो गए, खनिज पदार्थ हो गया, ये सब सारी चीज़ों को संरक्षण देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले जो भी चीज़ें हैं जैसे स्मारक हो, स्थान हो, कोई वस्तु हो, ठीक है, उनका संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व समझ रहे हैं आप, ठीक है, जो नेशनल वैल्यू को आगे ले जाते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन स्मारकों को जैसे ताजमहल, लाल किला, ऐसे ही बहुत सारे अनगिनत हैं हमारे भारत देश में ऐसी संपदाएं, ठीक है, तो जो है इसको संरक्षण देना। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है कि जो भी राज्य की लोक सेवा होगी उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना कहा है। उसके बाद अनुच्छेद 51 जो कि इसमें लास्ट है, राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति करने का
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। ये सारी चीज़ें इस पर है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यदि ये अनुच्छेद आपको याद नहीं होते हैं तो केवल इस पॉइंट को आप लिखेंगे और लिखेंगे कि इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादी सिद्धांत या उदारवादी विचारधारा पर आधारित होते हैं। इसके तहत जो है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में लोगों को एक समान सिविल संहिता, यहाँ जो है बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, अनिवार्य शिक्षा प्रणाली, यहाँ के कृषकों और पशुपालन में आधुनिकता और जो है वैज्ञानिकीकरण तरीके से कृषि करना, पर्यावरण संरक्षण देना और राष्ट्र के महत्व को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय महत्व को बढ़ावा देने वाले स्मारक स्थान और वस्तु को जो है संरक्षण देना, और इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना ही जो है ये इस सिद्धांत में जो है समाहित किए गए हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।